नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और हम पढ़ने वाले हैं पढ़ने वाले हैं, बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके बायोलॉजी के। चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर के जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सारे रिपीटेड क्वेश्चन हम रिवीजन कर देंगे। टेंशन नहीं लेने का है अपने को, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे। एक एक क्वेश्चन बहुत एक बिल्कुल हलवा बना देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कोई भी पेपर देने जाओगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट होते ही होते हैं, क्योंकि वो ही रिपीटेड होते हैं ज़्यादातर। और यहाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं लेके आए, यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम 60-70 क्वेश्चन लेके आए हैं। उनसे आप मल्टीप्लाई करना, जितना हो सके उतना एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ज़्यादा भी टाइम नहीं लेंगे, कम भी नहीं लेंगे, पूरा बीच का टाइम लेंगे। ठीक है, तो भगवान आपका भला करे, शांति बनाए रखिएगा वीडियो के अंदर। देखो पहला क्वेश्चन धमाकेदार आपकी स्क्रीन पे आपके चेहरे की तरह। ठीक है, कोशिका रचना को सर्वप्रथम किसने देखा था? किसने देखा था भाई? उस कोशिका रचना को सर्वप्रथम देखा था रॉबर्ट हुक ने। देखो रॉबर्ट हुक के बारे में 4 बातें हम फिर भी याद कर लेते हैं। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, अगर आपसे पूछे मृत कोशिका को किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का जनक किसे माना जाता है? रॉबर्ट हुक को। कोशिका सबसे पहले किसने खोज की? रॉबर्ट हुक ने। कब की? 1665 ईस्वी में। कहाँ की? कोरक पे की। ठीक है ना। कोशिका कौन सी थी? मृत। जीवित कोशिका की खोज की बात करते हैं तो जीवित कोशिका की खोज की थी अपने एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। किसने की थी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। जीवित कोशिका की खोज किसने की? लीवेनहॉक ने। कहाँ की? तालाब की मिट्टी पे की थी। ठीक है ना, तो ये लीवेनहॉक है। लीवेनहॉक ने बहुत सी चीज़ें और की थी। ठीक है, शुक्राणु को सबसे पहले लीवेनहॉक ने देखा था, जीवाणु को सबसे पहले लीवेनहॉक ने देखा था, बैक्टीरियोलॉजी का जनक लीवेनहॉक को माना जाता है। ठीक है, और रॉबर्ट ब्राउन ने किसका किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? केंद्रक की खोज की थी। ठीक है ना, तो ये देखो क्वेश्चन। तो कोशिका को सबसे पहले देखने का श्रेय रॉबर्ट हुक को जाता है। कोशिका विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। इतने क्वेश्चन हम करेंगे ना, दिमाग में बायोलॉजी बायोलॉजी घूमेगी। ठीक है ना। सबसे लंबी कोशिका कुछ भी नहीं है, हलवे क्वेश्चन है ये। अगर आपने वीडियो देखी है ना कोशिका की, ठीक है ना, कोशिका की अगर वीडियो देखिए तो हलवे क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे लंबी 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन। अरे वाह, न्यूरॉन, हाँ न्यूरॉन। तो सबसे लंबी कोशिका पूछ ले तो, मानव शरीर की लंबी पूछ ले तो भी तंत्रिका तंत्र है। और सबसे लंबी होती है साइटिका। साइटिका आपके पैर के अंदर होती है, जो L4 L5 के बीच से निकलकर आपके अंगूठे के लास्ट तक जाती है। ठीक है ना, तो साइटिका। तो न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका होती हैं। ठीक है, न्यूरॉन किसके हैं? तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी। और सबसे छोटी कोशिका है रक्त के अंदर जो है आरबीसी। सबसे छोटी कोशिका क्या है? आरबीसी। क्लियर हो गई बात। अगला क्वेश्चन प्यारा सा आपकी तरफ। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? सुसाइड बैग किसे कहता है? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? एटम बम किसको कहा जाता है? तो सबका क्वेश्चन का आंसर है आपका लाइसो सोम श्याम श्याम। कौन से सोम? लाइसोसोम। वो कौन करता है? सोम सोम। तो वो किसकी तरह था? एक सुसाइड बैग एटम बम की तरह ही था भाई साहब। अमरीश्वरी शाम शाम, ऐसे याद कर लो। ठीक है, तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अपने आप फट जाती है और फटने के बाद जीवाणु वगैरह को नष्ट करने का काम करता है, तो लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम। पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, गोल्जी का एक एक क्वेश्चन करेंगे आप, टेंशन मत लेना। ठीक है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक कहाँ से क्वेश्चन आ गया बीच में, है ना। ब्लड बैंक कहा जाता है स्प्लीन को। किसको कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है, प्लिया को कहा जाता है, या इसको तिल्ली भी बोलते हो आप। क्या बोलते हो? तिल्ली। ब्लड बैंक का मतलब है ब्लड जहाँ जमा होता है उसे बैंक कहेंगे ना।
तो इसके अंदर कुछ मात्रा में, ये वैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों का कुछ ना कुछ स्टोरेज करके रखता है, थोड़ा बहुत संग्रह करके रखता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको ब्लड बैंक कहा जाता है। प्लिया को और भी कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। प्लिया को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लिया को, ठीक है ना। प्लिया, तिल्ली प्लिया, एक ही बात है। आरबीसी नष्ट कहाँ होती है? प्लीहा के अंदर होती है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना, हृदय को ब्लड बैंक नहीं कहा जाता, ना यकृत, ना वृक्क को, किडनी, लीवर, इनको नहीं कहा जाता। किसको कहा जाता है? स्प्लीन, प्लीहा कहा जाता है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए, आरएनए की सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म जाननी पड़ेगी, ठीक है। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबोज, इसके अंदर शुगर होती है, न्यूक्लिक एसिड है यानी केंद्रीय नाभिकीय अम्ल होता है इसके अंदर एक, ठीक है ना। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म होती है। आरएनए का क्या काम होता है? पाचन की क्रिया में सहायता करना, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, ठीक है। दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है ना, उसके अंदर हेल्प करने का कार्य जो करता है वो आरएनए करता है। देखो किस प्रकार से करता है, कैसे कैसे करता है, ये चीज़ मैं बताता हूँ। यानी हमारा जो केंद्रक होता है ना, केंद्रक कोशिका का, उसके अंदर गुणसूत्र होते हैं और गुणसूत्र के अंदर डीएनए होते हैं। डीएनए के अंदर क्या होते हैं? डीएनए के अंदर छोटे छोटे जीन होते हैं, ठीक है। जीन कोड करते हैं डीएनए को, वो क्या करता है? आरएनए का निर्माण करता है। आरएनए जब होता है, आरएनए का जब निर्माण किया जाता है तो आरएनए क्या करते हैं? तो आरआरएनए, एमआरएनए आपने पढ़ाई होगा, टीआरएनए, तीनों का अलग अलग काम होता है। तो ये राइबोसोम क्या करते हैं? राइबोसोम का निर्माण करते हैं। और राइबोसोम के अंदर आरएनए ही होते हैं, राइबोसोमल आरएनए, जिसे आरएनए बोलते हैं। वो क्या करते हैं? राइबोसोम जो होता है उसकी प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करते हैं, किस प्रकार का प्रोटीन बनाना है। तो आरएनए का काम क्या हो गया? प्रोटीन का संश्लेषण करना। और आरएनए की खोज पूछ ले तो वाटसन एवं अर्ग ने की थी। प्रत्येक सजीव की मूलभूत इकाई क्या है? सजीव की मूलभूत इकाई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? तो सेल है, कोशिका है। हमारे शरीर की कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई, हमारे शरीर की मूलभूत इकाई, हमारे शरीर की आनुवंशिक इकाई, हमारे शरीर की कार्यात्मक, ठीक है। तो वो सारी की सारी क्या है? सेल यानी कोशिका है। कोशिका के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। कोशिका से मिलकर उत्तक बनते हैं और उत्तक से मिलके पेशियाँ, फिर अंग तंत्र, ठीक है। फिर क्या बनते हैं? अंग तंत्र, फिर शरीर बनता है। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कोशिका। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहलाता है। तो कोशिका कंट्रोलर ऑफ सेल किसे कहा जाता है? न्यूक्लियस को कहा जाता है, यानी केंद्रक को कहा जाता है। केंद्रक क्या करता है? कंट्रोल करता है पूरे सेल को, भाई कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर आप बायोलॉजी, फिजिक्स, पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं डिटेल से, तो आपको सूचना दी जाती है कि प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनाई गई है। पॉलिटी के क्वेश्चन डाले गए हैं, 50 पॉलिटी की थ्योरी की वीडियो डाली गई है, बायोलॉजी की वीडियो डाली गई है, फिजिक्स की वीडियो डाली गई है, केमिस्ट्री की वीडियो डाली गई है, बॉटनी की वीडियो डाली गई है। एक एक चीज़ को बढ़िया से समझाया गया है यार, आप वहाँ पर जाके थ्योरी पढ़ सकते हो। अगर क्वेश्चन पढ़ने हैं तो यहाँ पढ़ सकते हो आप, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे हम, लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा सुनने की ज़रूरत होगी। सुनोगे बस, अगर आप ईयरफोन लगा के बैठ जाते हो, ध्यान मगन हो जाते हो, तो क्वेश्चन आपके दिमाग में घुमा देंगे सारे के सारे, अगर आपने थोड़ी सी पढ़ी है तो भी। नियंत्रण केंद्र किसको कहा जाता है? तो इसको कोशिका का नियंत्रण केंद्र केंद्रक को कहा जाता है। आरएनए का संश्लेषण होता है, कब होता है? प्रथम वृद्धि काल में, द्वितीय वृद्धि काल में, दोनों में, संश्लेषी काल में। तो इसका आंसर क्या रहना चाहिए?
ठीक है। सेकंड ग्रोथ पीरियड जो होता है उसके अंदर इसका क्या होता है, आरएनए का संश्लेषण होता है। केंद्रक को सबसे प्रथम किसने खोजा और इसका किसने नाम दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने इसका क्या किया था, सबसे पहले खोजा था और इसको क्या केंद्रक नाम दिया था। तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की, ठीक है ना। केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका का मतलब है सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है, जीवाणु की, ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा की, विषाणु की, ईस्ट की। जीवित कोशिका है आपकी माइक्रोप्लाज्मा की, ठीक है ना। पीपीएलओ सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा को पादप किंगडम का जोकर भी कहा जाता है, आपको पता है। तो माइकोप्लाज्मा की कोशिका सबसे छोटी कोशिका होती है। क्षुद्रतम का मतलब है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। मानव शरीर में वृहत्तम कोशिका पटना के अंदर आया हुआ है, यानी सबसे बड़ी लार्जेस्ट कोशिका किसकी, मानव शरीर की बात कर रहा है ये, ठीक है ना। मानव शरीर में तो कौन सी कोशिका हो गई आपकी, स्नायु कोशिका। निम्न में से कौन सी कोशिका आएगी आपकी, स्नायु कोशिका, ठीक है। तो स्नायु किसको कहते हैं आप, तंत्रिका तंत्र की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है, वृत्तम की बात कर रहा है ये, ठीक है ना। अब थोड़ा इंग्लिश में होता तो किसकी बात कर रहा है ये। वैसे तो मनुष्य के अंदर अंडाणु जो होता है ओवम, वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन के बाद पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनन मात्र कोशिका की दुगनी हो जाती है, समान रह जाती है, तिगुनी हो जाती है, तो क्या होगी बताइए। तो ये समान रहती है, क्योंकि जो डॉटर सेल है, ठीक है, जो मदर सेल है और डॉटर सेल है, उनमें जो कोशिका विभाजन होने के बाद अगर समसूत्री विभाजन होता है यानी माइटोसिस होता है तो गुणसूत्र कितने रहते हैं, समान रहते हैं। अगर मियोसिस होता है तो क्या रहते हैं, आधी रह जाती है। तो यहाँ पर सीधा दिया है समसूत्री, देखो यहाँ पे समसूत्री विभाजन दिया है। अगर यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन दिया होता तो इसका आंसर क्या रह जाता, आधी रह जाती, ठीक है ना। लेकिन इसे समसूत्री दिया, समसूत्र यानी गुणसूत्र, समान गुणसूत्र रह जाते हैं, इसलिए गुणसूत्र के आधार पे नाम रखा गया विभाजन का। समसूत्र यानी समान सूत्र यानी समान गुणसूत्र जिसमें रह जाते हैं वो समसूत्री विभाजन कहलाता है, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन में देखो, अर्धसूत्री विभाजन में पहली बात तो पिछले वाला क्वेश्चन था उसको कवर करते हैं। अर्धसूत्री यानी आधे गुणसूत्र रह जाते हैं जिसमें, ठीक है ना, कोशिका विभाजन के बाद जिसमें आधे गुणसूत्र रह जाते हैं, यानी मानव शरीर की जनन कोशिका है शुक्राणु, मान लो शुक्राणु के अंदर जब विभाजन होता है तो उसके अंदर 23 गुणसूत्र रह जाते हैं। कितने 23 जोड़े नहीं रहते, 23 गुणसूत्र रह जाते हैं। जोड़े कितने होते हैं, कितने 46 होते हैं, तो आधे गुणसूत्र रह जाते हैं। जीन का विनिमय होता है, तो जीन का विनिमय कब होता है, तो ये प्रोफेज 1 में होता है, प्रोफेज 1 के अंदर होता है, याद रखना, ठीक है। कोशिका विभाजन का क्वेश्चन है। कितने गुणसूत्र होते हैं मानव में, 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं मानव शरीर के अंदर, कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 होते हैं, ठीक है। बंदर में कितने होते हैं, 42 होते हैं, ठीक है। और ये आपका आलू चिंपैंजी हो गया, और आपका आलू चिंपैंजी, इनके अंदर कितने होते हैं, तो 48 होते हैं, ठीक है। मानव में निश्चित क्रिया संपन्न होती है, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, ये पूछ रहा है। मानव में फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, गर्भाशय में, अंडाशय में, अंडवाहिनी में, योनि में। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कहाँ होता है, गर्भाशय में नहीं होता, वो होता है आपकी फ्लोपियन ट्यूब में। फ्लोपियन ट्यूब को डिंब वाहिनी, अंडवाहिनी, ठीक है ना, या ओविडक्ट
कह देते हैं। ठीक है, तो अंडवाहिनी है, ये दो जोड़ों में पाई जाती है। और फर्टिलाइजेशन का मतलब है जहाँ पर जाकर शुक्राणु और अंडाणु एक दूसरे के अंदर फ्यूज हो जाते हैं, एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, उनका केंद्रक मिल जाता है और वहाँ पर एक नए बेबी का निर्माण होना शुरू होता है। वहाँ से फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी महिला जो प्रेग्नेंट होती है उससे प्रेग्नेंट होने की जो प्रक्रिया होती है ना, शुक्राणु का अंडाणु से मिलना, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है ना, तो कहाँ होता है, अंडवाहिनी में होता है। ठीक है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी सुना होगा आपने, तो बाहर मतलब वो करवाया जाता है फर्टिलाइजेशन। वृद्धि में कोशिका विभाजन होता है, वृद्धि में कोशिका विभाजन होता है। अच्छा, कोशिका विभाजन ऐसा कौन सा है जिसके अंदर वृद्धि होती है। ठीक है ना, कौन सा कोशिका विभाजन, जिसमें समसूत्री, कौन सा होता है, समसूत्री। एक कोशिका कितने भागों में टूट जाती है, एक कोशिका दो भागों में टूट जाती है। ठीक है, और ये वृद्धि का मतलब यहाँ पे ग्रोथ करने, शरीर की ग्रोथ। ठीक है ना, शरीर को ग्रोथ करवाना है तो वृद्धि करवानी है। ठीक है, तो कौन सा विभाजन जरूरी होता है, कौन सा कोशिका विभाजन होता है, तो शरीर की कोशिकाओं के अंदर जो, जिसे हम सोमेटिक सेल या कायिक कोशिकाएं कहते हैं, उनके अंदर क्या होता है, उन सभी के अंदर समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पे होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है आपकी जनन कोशिकाओं में, शुक्राणु और अंडाणु के अंदर। असूत्री विभाजन कहाँ होता है, तो असूत्री विभाजन कहाँ होता है, एक कोशिकीय जीवों के अंदर होता है। ठीक है, तो वृद्धि में ग्रोथ करवाने के लिए कोशिका विभाजन, समसूत्री, माइटोसिस। कोशिका के बनने से लेकर इसके विभाजन के द्वारा संतति कोशिका बनने तक होने वाली सारी प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं सेल साइकिल। यानी जी नोट से लेकर लास्ट तक जो आपका कैरियोकाइनेसिस है, ठीक है ना, कैरियोकाइनेसिस तक की क्रिया को क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। लास्ट में साइटोकाइनेसिस होता है। ठीक है, तो उस तक की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, सेल साइकिल बोलते हैं, कोशिका चक्कर। 21 नंबर क्वेश्चन गया, किस में क्रोमोसोम की संख्या 24 होती है, तो ये क्रोमोसोम की संख्या ज्ञात कर लेना भैया, आप याद कर लेना, थोड़ा सा ध्यान दे लेना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, करवाया हुआ है क्वेश्चन क्लास के अंदर भी। टमाटर के अंदर कितनी होती है, 24 होती है। ठीक है, क्रोमोसोम मानव शरीर में सदैव होते हैं, यानी क्रोमोसोम गुणसूत्र जो होते हैं ना, गुणसूत्र मानव कोशिका में सदैव रहते हैं। तो क्या रहते हैं, एकल रूप में, जोड़े में, एक दो, दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका, हमेशा पेयर के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम फाउंड इन पेयर, ऑलवेज फाउंड इन पेयर। क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं, जोड़ों में पाए जाते हैं। जोड़ों का मतलब ये नहीं है भी आपके जॉइंट के अंदर, नहीं, जोड़े का मतलब है गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, जोड़े में होती है, यानी 23 जोड़े होते हैं मानव शरीर के अंदर। तो 23 दूनी 46 गुणसूत्र की संख्या होती है, जोड़े 23 होते हैं, आपको पता भी है। ठीक है, तो हर कोशिका में जोड़े में अगर संख्या घट जाती है और बढ़ जाती है तो फिर रोग हो जाते हैं, जिनको हम अनुवांशिक रोग कहते हैं ना, वो हो जाते हैं। फिर जीन को कहते हैं अनुवांशिक पदार्थ, अनुवांशिक इकाई। ग्वानिन पेलिकल, तो ग्वानिन वामिन तो इसके अंदर पाया जाता है, आरएनए डीएनए के अंदर। ठीक है, क्या कहते हैं बताओ, अनुवांशिक पदार्थ नहीं कहते, सबसे छोटी अनुवांशिक इकाई जो है ना, वो है आपकी सबसे छोटी अनुवांशिक इकाई, यानी जेनेटिक्स यूनिट या स्मॉलेस्ट आप कह सकते, सबसे छोटी अनुवांशिक एक इकाई जिसको बोला जाता है वो है जीन। ठीक है ना, जीन से बड़े फिर आ जाते हैं आपके डीएनए, डीएनए से बड़े गुणसूत्र। ठीक है ना, तो गुणसूत्र, तो जीन क्या है, अनुवांशिक इकाई।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से असूत्री विभाजन होता है, किस में होता है असूत्री? मेंढक में ना जी, नील हरित शैवाल में हाँ जी, मानव में ना जी, बंदर में ना जी। असूत्री विभाजन का ए माइटोसिस, यानी जिन को में एक ही कोशिका पाई जाती है तो उन कोशिकाओं का क्या होता है, लगभग कोशिका असूत्री कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, और असूत्री कोशिका विभाजन करके वो अपनी क्या करते हैं, संख्या में वृद्धि करते हैं, नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं, नील हरित शैवाल जो होते हैं, उनके अंदर कौन सा ए माइटोसिस होता है? ठीक है, तो पहला आंसर। बाकी आप जब थ्योरी पढ़ोगे 5-6 घंटे की तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वहाँ से एक एक चीज़ को क्लियर किया गया है। मायोसिस का मतलब क्या होता है? माइसोसिस का मतलब क्या है? मतलब नहीं बताना। ये शब्द किसने दिया था? तो ये फ्लेमिंग ने दिया था। माइसोसिस शब्द किसने दिया था? फ्लेमिंग ने दिया था। पेलिकल निम्न का, पेलिकल किसका भाग होता है? गुणसूत्र का भाग होता है। किसका भाग होता है? क्रोमेटिड्स का, क्रोमोसोम का, मैट्रिक्स का। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बना दिया, लेकिन पेलिकल जो ऊपर वाला भाग है ना, कवर, उसको बोलते हैं क्रोमोसोम के भाग को पेलिकल। क्रोमोसोम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है, 1 घंटे का लेक्चर है पूरा क्रोमोसोम का। ठीक है ना, पेलिकल तो क्रोमोसोम गुणसूत्र के एक भाग होता है, उसको पेलिकल बोलते हैं। ठीक है, वह कोशिका अंग जिसमें डीएनए पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए की खोज की थी वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए एक डबल हेलिक्स मॉडल होता है, और डीएनए के कोड को पहचानने के लिए हरगोविंद खुराना जो हमारे देश के मूल भारतीय थे, उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो डीएनए डीऑक्सी राइबो, कौन सी शुगर पाई जाती है? डीऑक्सी शुगर पाई जाती है, डीऑक्सी राइबो शुगर पाई जाती है। डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने की थी। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए कहाँ पाया जाता है, ये क्वेश्चन तो पूछा ही गया है। डीएनए आपके किसके केंद्रक में पाया जाता है? किसके कोशिका के केंद्रक में। अगर केंद्रक भी ऑप्शन में नहीं है तो वो कह दे केंद्रक के किस में पाया जाता है? गुणसूत्र में। वो गुणसूत्र भी हो, गुणसूत्र का एक भाग होता है डीएनए। ठीक है ना, डीएनए किस में? गुणसूत्र में। गुणसूत्र किस में? केंद्रक। अब इसके अंदर जो ऑप्शन दिए हुए हैं, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर आएगा। इसका क्या आएगा? उपरोक्त सभी आएगा। कैसे आएगा जी? केंद्रक के अंदर मेन डीएनए पाए जाते हैं, मुख्य डीएनए जो होते हैं वो केंद्रक में पाए जाते हैं। हरितलवक में और माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए पाए जाते हैं। यानी कौन से 2 कोशिकांग हैं जिनका अपना डीएनए होता है? तो वो कोशिकांग कौन से हैं? हरितलवक और माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें कौन से डीएनए होते हैं? वृत्तीय डीएनए होते हैं, सर्कुलर डीएनए होते हैं। ठीक है ना, गोल गोल डीएनए। और जो केंद्रक में वो कौन से होते हैं? मेन डीएनए, डबल हेलिक्स मॉडल जिसको बोला जाता है ना, वो वाले डीएनए। किसने न्यूक्लिक अम्ल की खोज की? नाभिकीय अम्ल की खोज या न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की थी? तो आपका आंसर क्या रहने वाला है? ठीक है, सीसर ने की थी। किसने की थी? सीसर ने। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की थी? बाद में डीएनए आरएनए नाम दिया गया इनको उनके द्वारा, तो सीसर ने सबसे पहले इसकी खोज कर ली थी। केंद्रिका कहाँ होती है? न्यूक्लियोलस कहाँ उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती है? तो न्यूक्लियोलस कहाँ प्रेजेंट होती है? कोशिका द्रव्य में तो नहीं होती, साइटोप्लाज्मा में नहीं होती, रसदानी में भी नहीं होती। ठीक है, केंद्रक द्रव्य में यानी न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोप्लाज्म में, गुणसूत्र बिंदु पर। ठीक है, तो कहाँ स्थित होती है? तो ये होती है आपके न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। न्यूक्लियोप्लाज्म का मतलब केंद्रक के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है, और जहाँ पर एक आरएनए की साइट होती है ना, जहाँ पे आरएनए का निर्माण हो रहा होता है। किसमें? केंद्रक
के द्रव्य में, केंद्रक के द्रव्य में आरण्य का जो निर्माण हो रहा होता है ना, उस साइट को बोला जाता है केंद्रिका। क्या बोला जाता है? केंद्रिका। और केंद्रिका की खोज के बारे में पूछे तो फोटाना ने की थी। किसने की थी? फोटाना। तो इसका आंसर क्या था? लगाया नहीं क्या? इसका आंसर होगा केंद्रक द्रव्य में। मज़ा आ रहा है क्या? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है कमेंट करके बताना। अब इसी तरीके से करें तो भी कमेंट करके बताना है। आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हो क्वेश्चन, कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन कितने करवा लो, कोई दिक्कत नहीं, कितने क्वेश्चन करवा लो मेरे से, कितनी थ्योरी पढ़वा लो, मेरे को मज़ा आता है पढ़ाने में, बिल्कुल। बस अपने को मज़ा आता है पढ़ाने में तो आप पढ़ाते हैं, ठीक है। बस आप कमेंट करिए, और जिस चीज़ में मज़ा आता होगा ये सोच के देखो कितने दिल से मैं करता होगा। अगर मेरे को पढ़ाने, कोई काम करने में आपको मज़ा आता है, वो उसके लिए आप क्या करते हो? कहीं ना कहीं से टाइम निकाल ही लेते हो, ठीक है ना। उसी तरीके से मैं भी पढ़ाने के लिए टाइम निकालता हूँ, क्योंकि मेरे को मज़ा आता है। और वो काम आप दिल से करते हो, उसमें आप पूरी मेहनत करते हो, जिसमें मज़ा आता है तो पूरी मेहनत करके करते हैं सारा कुछ, भैया, ठीक है ना। अकेले आदमी कंटेंट, ठीक है ना, तैयार करना, टेक्निकल, वाह, वो कोई अपना नहीं है हेल्प करने के मामले में, ठीक है। अकेले ही करते हैं सारा कुछ। फिर भी देखो आपको क्वेश्चन, कोशिका में राइबोसोम के प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के राइबोसोम होते हैं भाई? बताइए बताइए। 3 प्रकार के राइबोसोम होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के राइबोसोम होते हैं, ठीक है। बताएंगे, आगे बताएंगे कभी। किसने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा? किसने जीवन को जीवन का भौतिक आधार कहा? फिजिकल बेस ऑफ लाइफ, किसने कहा था? तो आपका आंसर है हैक्सले। हैक्सले ने कहा था। किसने कहा था? हैक्सले ने कहा था, ठीक है। जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे ने की थी, याद रखना। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? पुरकिंजे ने। जीव द्रव्य का मतलब है, जीव द्रव्य का मतलब है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। जिसके अंदर केंद्रक और सारे कोशिकांग पाए जाते हैं वो जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य जीवन का आधार है, क्योंकि उसके बिना जीवन संभव नहीं है। कारण क्योंकि वो खत्म हो जाएगा तो कोशिका खत्म हो जाएगी तो सारी कोशिकाएं खत्म और शरीर खत्म। कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती है, किससे बनी होती है कोशिका भित्ति? कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है वो मुख्यतः सेलुलोज से बनी होती है, सबको पता है ना। किससे बनी होती है? सेलुलोज। और आपकी जो ये बनी होती है झिल्ली, तो झिल्ली बनी होती है फॉस्फोलिपिड से। झिल्ली की बात करें तो फॉस्फोलिपिड से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, पुष्प की पंखुड़ियों का रंग उनकी उपस्थिति के कारण होता है। कोई फूल है उसकी पंखुड़ी देखी होगी आपने, तो पंखुड़ी का रंग जो होता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो पंखुड़ी कैसी होती है रे? तो पंखुड़ी होती है हरी हरी, गुलाब होता है गुलाबी, और नीचे पंखुड़ी हरी। तो वो किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण या क्लोरोप्लास्ट के कारण। पंखुड़ियों की बात कर रहा है, पंखुड़ियों का मतलब गुलाबी गुलाबी गुलाबी, तो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। गुलाबी रंग फूलों का रंग, फलों का रंग, सब्जियों का रंग जो होता है ना, वो किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। और हरा रंग क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, ठीक है ना। और कोई भी रंग नहीं है वहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। पत्तियों का हरा रंग उपस्थिति, तो क्लोरो हरित लवक किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु, ठीक है ना। और क्लोरोप्लास्ट जो है उनके कारण पत्तियों का रंग या तने का रंग जो हरा होता है वो किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक लवक है, उसके अंदर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु है, ठीक है। क्लोरोफिल के अंदर भोजन बनता है, प्रकाश संश्लेषण होता है,
क्लोरोफिल को पादप का रसोई घर कहा जाता है। क्लोरोफिल को पादप का रसोई घर, भोजन बनाने का काम क्लोरोफिल, ठीक है। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण का क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु। क्लोरोफिल का रंग है हरा। ये क्वेश्चन है, देखो भाई। कोशिका जो कि रोग प्रतिकारकों का उत्पादन करने के लिए जिम्मेदार है। रोग प्रतिकारकों का, एंटीबॉडी का निर्माण जो करती है वो कौन सी है? न्यूट्रोफिल्स, लाल रक्त कणिकाएं, लसिका कोशिकाएं, बिंबाणुएं कोशिकाएं। तो इसका आंसर क्या होगा? लिम्फ सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं? एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। एंटीबॉडी का निर्माण कौन करते हैं? लिम्फ सेल। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो सबसे बड़ा निम्नलिखित में कोशिकांग की बहुत कर रहा भाई। निम्नलिखित में तो प्लास्टिड सबसे बड़ा कोशिकांग है। कौन सा है? प्लास्टिड। प्लास्टिड को हिंदी में लवक कहते हैं, कोशिकांग को ऑर्गेनेल कहते हैं, ठीक है ना। तो कोशिका के अंदर अंग कोशिकांग, कोशिका का अंग कोशिकांग, और वो है प्लास्टिड। कौन सा है? प्लास्टिड। सभी प्यारे प्यारे बच्चे हो भाई, कमेंट करके बता दिया करो कैसी लगी क्लास, कैसा पढ़ाया जा रहा है, कैसा परोसा जा रहा है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट मार दिया करो, लाइक कर दिया करो। अंगूठा नहीं काट लेंगे हम, ठीक है ना। पढ़ाने पहले तो ऐसे थे, अंगूठा मांगा था मतलब, तो अंगूठा दे दिया था गुरु दक्षिणा में। आप तो एक लाइक भी, अंगूठा टेकने की बात करते हैं आप, तो अंगूठा टेक दिया करो बस, इतना काफ़ी है। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। कौन करती है? कोशिका झिल्ली, केंद्रिका, कोशिका भित्ति, गोल्जिकाए। तो कौन करती है? निश्चित रूप जो प्रदान करती है तो वो होती है सेल वॉल। क्या होती है? सेल वॉल। और वो पादप कोशिका के अंदर पाई जाती है। अगर जंतु कोशिका की बात करें तो कोशिका झिल्ली, ठीक है ना। अगर ऑप्शन में कोशिका भित्ति ना होता तो कोशिका झिल्ली इसका आंसर हो जाता, ठीक है ना। सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। एक कोशिका के नाभिक में प्रत्येक गुणसूत्र में क्या क्या होता है? क्या क्या होता है प्रत्येक गुणसूत्र में? एक कोशिका के नाभिक में प्रत्येक गुणसूत्र में क्या क्या होता है? क्या क्या होता है रे? एक अर्धगुणसूत्र से संलग्न 2 गुणसूत्र बिंदु, एक गुणसूत्र बिंदु से संलग्न 2 अर्धगुणसूत्र क्रोमेटिड होते हैं, ठीक है ना, जो कनेक्टेड होते हैं। क्लियर है? क्रोमेटिड 2 अर्धगुणसूत्र, अर्धगुणसूत्र को क्रोमेटिड कहा जाता है। और 2 अर्धगुणसूत्र जुड़े होते हैं एक बिंदु से, उसको गुणसूत्र बिंदु कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? गुणसूत्र बिंदु। कोशिका की भित्ति होती है, कैसी होती है? चयनात्मक पराग में, ठीक है, अर्ध पराग में, प्रियम्बल, पराग में का मतलब है प्रियम्बल, पराग में और अपराग में, ठीक है। तो वो जो क्या होती है? सेल वॉल जो होती है ना, वो तो होती है पराग में, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, झिल्ली जो होती है ना, वो होती है सेलेक्टिव प्रियम्बल, सेलेक्टिवली प्रियम्बल होती है, यानी चयनात्मक पराग में होती है। यानी कुछ चीज़ें उनमें सेलेक्टेड चीज़ें भी जा सकती है, तो उसे सेल झिल्ली से अंदर से, लेकिन सेल वॉल जो होती है उसके अंदर से चीज़ें आर पार जा सकती है, उसको प्रियम्बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रियम्बल बोलते हैं पराग में। तो इसका आंसर लिख लो। और बाकी आप थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो वहाँ पे जाके देख लेना, सब कुछ बहुत क्लियर करवाया गया है यार, एक एक चीज़। विभाजन की प्रक्रिया में सही क्रम कौन सा है? तो विभाजन की प्रक्रिया में सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले होता है प्रोफेज, उसके बाद होता है मेटाफेज, उसके बाद होता है इनाफेज, उसके बाद होता है टेलोफेज, यानी, ठीक है। तो प्रोफेज, मेटाफेज, पीमेट आपको पढ़ाया भी मैंने, वहाँ पे एक ट्रिक बताई है, पीमेट,
जब कोशिका विभाजन बताया तो वहाँ पे बताया कोशिका चक्कर मैंने जब समझाया होगा पी मेट यानी MAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा है, प्रोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज 2 में है, उसके बाद मेटाफेज। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, प्रोफेज, PMAT, पीमेट याद कर लेना, पीमेट। ठीक है ना, पीमेट। कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है। जैविक क्रियाओं के लिए किस में की जाती है, देखो ATP में की जाती है, ADP में, ATP फिर ADP में बदलता है, ADP फिर ATP में बदलता है, ADP फिर ATP, ADP, ATP, ADP, ऐसे बदलते रहते हैं ये। ठीक है, तो ATP की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, और ADP की फुल फॉर्म है एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। ठीक है ना, डाईफॉस्फेट का मतलब एक फॉस्फेट कम हो गया। जब ATP यानी जब हम ऊर्जा को कंज्यूम करते हैं, जब हम ऊर्जा को खर्च करते हैं ना, ठीक है ना, तो तब ATP ADP में बदल जाता है, जैसे ही उसको ऊर्जा मिलती है वो ATP में बदल जाता है, इस प्रकार से होता रहता है। और ऊर्जा खपत होती है आपके सेल के अंदर, जब जिसको हम सेल जो कोशिका पंप कहते हैं, ठीक है, पोटेशियम सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं जिसको, उसके कारण ऊर्जा हमारे शरीर में खपत होती है मेनली। ठीक है, तो जैविक क्रियाओं के लिए, यानी जैविक क्रियाओं के लिए हमारा जो शरीर के अंदर होने वाले एक्शन वगैरह है, उनके लिए ऊर्जा ATP में चाहिए। और माइटोकॉन्ड्रिया 36 ATP ऊर्जा प्रदान करता है। माइटोकॉन्ड्रिया कितनी ऊर्जा प्रदान करता है, 36 ATP। पूरा कोशिका की बात करें तो 38 ATP मुझे प्रदान करता है। एक कोशिका कितनी ऊर्जा प्रदान देगा, 38 ATP। और 36 ATP ऊर्जा देता है, तभी तो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति ग्रह, पावर हाउस, ऊर्जा ग्रह। ठीक है ना, बिजली घर भी कह देते हैं, हिंदी में कई बार बिजली घर लिखा हो। क्लियर है, तो ATP इसका आंसर होगा। टाइम अगर ज़्यादा लग रहा है तो आप कमेंट करके बताइए भी, सर थोड़ा सा स्पीड खींचिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाइए हमें, थोड़े करवाइए लेकिन स्पीड खींचिए, है ना। तो आप कमेंट करके बताओगे, वैसा ही पढ़ा देंगे। आप कमेंट कोई आता नहीं मान लो, तो आप अपने तरीके से पढ़ाएंगे, फिर अच्छा ही लग रहा होगा। ठीक है, निम्न में से किस कोशिका द्रव्य कोशिका में यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है, किसको माना जाता है, तो देखो ये क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन को समझना मेन चीज़ होता है। क्वेश्चन को समझना आ गया ना, उत्तर अपने आप आ जाता है, क्योंकि उत्तर हर क्वेश्चन का आपको पता होता है यार। आपने एक छोटी सी बुक भी पढ़ी, अगर ल्यूशियंट आती है ना, अरियंत आती है, वो भी पढ़ी है, तो भी इसके क्वेश्चन का आंसर होगा आपके पास। लेकिन क्वेश्चन समझना आना चाहिए आपको, हर लाइन के अंदर। ल्यूशियंट जो बुक है ना एक, ठीक है, पूरी की पूरी कॉमन बुक है, उसके अंदर एक लाइन के अंदर 10 क्वेश्चन बनते हैं भैया, एक एक लाइन क्वेश्चनों की भरी हुई है, वहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं होते, ये भी बता देता हूँ मैं। ठीक है ना, अगर आप फ्यूचर में किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास 4-5 महीने का टाइम है, तो वो बुक कम से कम आप 5 से 10 बार पढ़ दीजिए, इसका एक भी शब्द न छोड़िए आप। तो वो शब्द अगर हम नहीं छोड़ते हैं ना, एक भी शब्द उसमें से नहीं छोड़ते हैं, समझ के उसको कर लेते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ वहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाते। कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना, उसके क्वेश्चन वहाँ पे जाके मैच करना, आपको पता होना चाहिए कौन से टॉपिक का है, उस टॉपिक में जाके सर्च करना, पक्का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि हमारा तो बहुत साल का एक्सपीरियंस है भाई इस मामले का। तो क्वेश्चन को समझना है, और यहाँ प्रैक्टिस करने का मतलब क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, उसको किस प्रकार से हैंडल किया जाता है, किस तरीके से अटैम्प्ट किया जाता है, यही समझना है मैं। ठीक है, तो वो है निम्न में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकांग, देखो ये कह रहा है भी कोशिका के अंदर ऐसी यूकेरियोटिक कोशिका है कोई, ठीक है, प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक आप जानते होंगे मेरे हिसाब से, नहीं, जो विकसित कोशिका है उसको यूकेरियोटिक, और जो प्राणी कोशिका है उसको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बताने के लिए, बाकी इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाने के लिए तो कुछ टाइम भी लगता है। तो यूकेरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी है, ये पूछ रहा है ये। तो यूकेरियोटिक कोशिका में जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ये कह रहा है सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना एक प्रकार का
पुराने टाइप का प्रोकैरियोटिक सेल है। जैसे ही विकास होता गया, ठीक है, जो एवोल्यूशन बोल सकते हैं या उसको हम क्या बोल सकते हैं, विकास होता गया सेल का, तो उसके अंदर यूकैरियोटिक सेल में प्रोकैरियोटिक घुस गया। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक जो है उनको क्या माना जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और देखो SSC+2 2010 के अंदर यानी CHSL के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, कंबाइन हायर लेवल। कोशिका विभाजन निम्न में से किस प्रक्रिया से होता है? कोशिका विभाजन, वाह जी वाह। कोशिका विभाजन किस प्रक्रिया से होता है? तो कोशिका विभाजन किस प्रक्रिया से होता है? हीटेरोसिस, युग्मन, तो ये होता है आपका माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस एक कोशिका विभाजन का एक प्रकार है, ठीक है। निम्नलिखित की बात करिए इसने, इसलिए इसने ऑप्शन और डाले हैं, ठीक है। माइटोसिस भी है, एमाइटोसिस भी है और मियोसिस भी है, तीनों कोशिका विभाजन के प्रकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन का संश्लेषण करता है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम कौन करता है, प्रोटीन के निर्माण करने का काम करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करने का काम कौन करता है? छत्तीसगढ़ टेट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो प्रोटीन का निर्माण करता है आपका गोल्जी काय या गोल्जी कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं, गलत, ठीक है, राइबोसोम। गोल्जी काय फिलिंग में चला गया था और कहीं चला गया था भाई। राइबोसोम जो होते हैं इसके नाम में छुपा है राइबोसोम, सोम सोम, राइबो, यानी राइबो जो है वो बना है RNA से। राइबोसोम RNA प्लस स्टोन प्रोटीन से बना होता है, इसीलिए इसका राइबो न्यूक्लिक एसिड उसका आगे वाला नाम उठाया गया राइबो। तो राइबोसोम, तो राइबोसोम RNA क्या करता था, प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता था। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, सहायता वो कर रहा था, लेकिन निर्माण कौन करता है, राइबोसोम करता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है ना। राइबोसोम की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो राइबोसोम की खोज की थी आपके पेलेड नामक वैज्ञानिक ने की थी। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री, राइबोसोम RNA और स्टोन प्रोटीन से बना होता है। यूनिवर्सल ऑर्गेनेलिज यानी सर्वव्यापी कोशिकांग कहता है, ऐसी कोई कोशिका नहीं है जिसके अंदर राइबोसोम न पाया जाता हो। तो राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा कोशिकांग भी राइबोसोम। तो राइबोसोम के सारे क्वेश्चन, राइबोसोम क्या है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन का निर्माण का कार्य करता है, ठीक है। प्रोटीन की थैली कह दिया जाए, ठीक है ना, प्रोटीन पाउच कह दिया जाए तो भी ये ठीक है। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है, स्टोन प्रोटीन व RNA से बना होता है। इसकी खोज पेलेड नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी, पेलेड नामक वैज्ञानिक ने की। क्लियर हो जाएगा अब तो। चारों ना करवा के जो ऑप्शन का उत्तर है उसके बारे में डिटेल बताते जाएंगे, बहुत हो जाता है ना। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन यानी मियोसिस सेल डिवीजन जो है कि किस अवस्था में, कौन सी स्टेज में सेंट्रोमियर का विभाजन होता है, सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता है। तो मियोसिस के अंदर जब मियोसिस सेल डिवीजन होता है तो उसकी कौन सी अवस्था है जिसमें सेंट्रोमियर का विभाजन। सेंट्रोमियर क्या होता है, केंद्र जो गुणसूत्र होता है ना उसके बीच में जो दोनों गुणसूत्रों क्रोमेटिड को जोड़ने का काम करता है, जिसको पीछे हमने एक याद किया होगा गुणसूत्र बिंदु कहा जाता है, गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर, ठीक है ना। तो उसका विभाजन यानी गुणसूत्र 2 भागों में उसका विभाजन होगा, तो गुणसूत्र कितने भागों में टूटेगा, 2 भागों में। तो वो कब टूटता है, ठीक है, तो वो एनाफेज 2 में टूट जाता है। कब टूट जाता है, एनाफेज 2 के अंदर टूटकर गुणसूत्र 2 भागों में बंट जाते हैं। गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, डबल हो जाती है एनाफेज 2 के अंदर। अर्धसूत्री विभाजक सेंट्रोमियर एनाफेज 2 के अंदर
फोटो रेस्पिरेशन, यानी फोटो का मतलब होता है प्रकाश और रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन, यानी प्रकाशीय श्वसन निम्नलिखित में से होता है। कहाँ पे होता है प्रकाशीय श्वसन, कहाँ होता है? तो प्रकाशीय श्वसन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका भी कहा जाता है, पावर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, कोशिका के अंदर जो श्वसन क्रिया की काम करता है, श्वसन एंजाइम, रेस्पिरेशन एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन क्रिया समाप्त होती है, वहाँ से 36 एटीपी ऊर्जा मिलती है, इसलिए इसको शक्तिग्रह या ऊर्जाग्रह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया वसा का पाचन करता है। ठीक है, वसा का पाचन करने का भी काम करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के कारण ही हम जीवित हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? बहुत काम की चीज़ है सेल के अंदर, क्योंकि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके काम आती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही उत्पन्न होती है वहाँ पे। ठीक है, तो वो क्या करता है? इंटरनल रेस्पिरेशन करता है, यानी आंतरिक श्वसन करने का काम करता है कोशिका के अंदर, या सेलुलर रेस्पिरेशन करने का काम करता है। कोशिकीय श्वसन करने का काम जो करता है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है, जिसको हम फोटो रेस्पिरेशन भी कहते हैं। लैंगरहैंस दीपिकाएं, कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन स्रावित करती है? लैंगरहैंस, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की दीपिकाएं। पहली बात तो पाई कहाँ जाती है? लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती है आपके पैंक्रियाज में, यानी अग्नाशय में। और लैंगरहैंस दीपिकाओं में 3 प्रकार के सेल होते हैं मुख्य रूप से, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। अल्फा तो क्या करता है? ग्लूकागोन का स्त्रावण करता है। बीटा क्या करता है? इंसुलिन का स्त्रावण करता है। और गामा सोमेटोस्टेसिन का निर्माण करता है। यानी इनसे इंसुलिन का पूछा है, तो इंसुलिन जो है, ये देखो सारी दे रखी है, बीटा कोशिका के द्वारा स्त्रावित होता है। अल्फा डेल्टा, अल्फा के द्वारा क्या होता है? ग्लूकागॉन का स्त्रावण होता है। और डेल्टा कोशिका से सोमेटोस्टेसिन, ठीक है, बहुत लंबा नाम है यार, उसका स्त्रावण होता है। क्लियर होगी बात? तो ये इंसुलिन सुद्धा क्या है भाई? ठीक है, इंसुलिन सिस्टम क्या है ये? पहली बात तो कहाँ से स्त्रावित होता है? बीटा कोशिका से। बीटा कोशिका कहाँ पाई जाती है? लैंगरहैंस दीपिका में। लैंगरहैंस दीपिका कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय में। अग्नाशय कहाँ पाया जाता है? हमारे शरीर में। ठीक है ना, अमाशय और छोटी आंत के बीच का भाग है, एक छोटा सा पत्ते जैसा आकृति होता है, ये करता है इनका। इंसुलिन हमारे शरीर में क्या करता है? हमें एक तो डायबिटीज से बचाता है, और हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल है ना, उसको इंक्रीज नहीं होने देता, 80-120 के बीच में रखता है। ठीक है, यानी ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज नहीं होने देता है। ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता है तो इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन स्रावित होता है और क्या करता है फिर? ठीक है, उसको कंट्रोल करता है। बाकी आगे की बातें हम हार्मोन में पढ़ लेंगे। और इंसुलिन को बढ़ाने में जिंक का, जस्ता जो होता है उसका बड़ा हाथ होता है। और जस्ता जो होता है ना, अगर किसी को शुगर हो गई हो, आपने देखा होगा, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़, मधुमेह हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है। ठीक है, तो डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है ये भी अनुवांशिक भी हो सकती है। इसको कम करने के फ़ायदे भी हैं कुछ। कम करने का कैसे? इंसुलिन को बढ़ाना पड़ेगा एक तो डायबिटीज़ कम हो जाएगी ऑटोमेटिक। दूसरा, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे कुछ चीज़ें हैं, हमने देखा होगा, जामुन के पत्ते हो गए, उसका वो नया नया निकलता है, वो मतलब सुबह सुबह खाली पेट खाए तो इंसुलिन सही रहता है, क्योंकि जिंक वगैरह होती है। जामुन जो होते हैं, जामुन वो भी बहुत बढ़िया होते हैं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मतलब इंसुलिन को लेवल बनाए रखते हैं सुबह सुबह। और वर्कआउट करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितना हो सके। जिम वगैरह जाओ, या सुबह सुबह दौड़ लगाओ, पार्क में जाओ, एक्सरसाइज करो, तो ये मधुमेह को रोका जा सकता है। देखो, अब बहुत बड़ी समस्या ये, अगर शहरों के अंदर देखा जाए तो 100 में से लगभग 40 उम्र क्रॉस कर गए, उनमें 100 में से 70 लोगों को मिल सकती है डायबिटीज़ या शुगर। ठीक है, और हार्ट, तो शुगर के बाद हार्ट अटैक का भी खतरा हो जाता है, क्योंकि ब्लड क्या हो जाता है, सीधा सीधा कहें तो देसी भाषा में गाढ़ा हो जाता है ग्लूकोज के कारण। ठीक है, तो हार्ट अटैक की संभावना भी हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें।
कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? अरे बता दिया, सेलुलर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है। कोशिका स्त्राव निम्नलिखित के द्वारा संसाधित एवं संकुलित किए जाते हैं, संतुलित किए जाते हैं। संतुलित था, संकुलित लिख रखा है, ये भी मेरी तरह ही है, अनपढ़ गवार। ठीक। कोशिका स्त्रावण निम्नलिखित के द्वारा, किसके द्वारा किए जाते हैं? तो आपका आंसर क्या रहने वाला है? ठीक है, तो ये आपका गोल्जी उपकरण। ठीक है, गोल्जी काय जिसको आप बोलते हो, गोल्जी उपकरण के द्वारा क्या है? स्त्रावण को संतुलित किया जाता है। और गोल्जी काय को एक और बोला जाता है, कोशिका में ग्रंथि की तरह काम करने वाला कौन सा अंग? गोल्जी काय। ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? गोल्जी काय को। ठीक है ना, किसको कहा जाता है? गोल्जी काय को। ठीक है। और अंडे का योक भाग जो होता है ना, उसका निर्माण, या स्पर्म का जो आगे वाला भाग है उसका भी निर्माण करने में गोल्जी काय की मुख्य भूमिका रहती है। एक सरल शर्करा जो शरीर को सभी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, ग्लूकोज। ठीक है, सबसे सरल शर्करा है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, कार्बोहाइड्रेट के बारे में सुना है ना? ठीक है ना, या शर्करा या शुगर, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे संतृप्त रूप है, यानी सबसे छोटा उसकी इकाई यूनिट, वो है ग्लूकोज, C6H12O6, सबसे सिंपल रूप है। और ये हमारे शरीर में, आप कार्बोहाइड्रेट को किसी रूप में खाओ, चाहे फ्रक्टोज में खाओ, चाहे सुक्रोज में खाओ, चाहे आप ग्लूकोज उसमें खाओ, चाहे आप ग्लैक्टोज में खाओ, किसी भी रूप में आप खाओगे ना, वो शरीर के अंदर ग्लूकोज में ही बदलेगा। और ग्लूकोज ही हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। सेलुलर फ्यूल यानी कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाके टूटता ही है, पता ही आपको। ठीक है, C6H12O6 आप लगाते हो वहाँ पे। तो ये ग्लूकोज ही है हमारे शरीर में ऊर्जा देने का काम जो करता है। पशुओं में नया पाए जाने वाले उत्तक का नाम बताइए। होशीय उत्तक पाया जाता है, पार्श्व तंतु संयोजी उत्तक, विभेज्योत्तक उत्तक। तो 53 का क्या हो जाएगा? ठीक है, ये पादप उत्तक है, एनिमल के अंदर नहीं पाया जाता, अपने शरीर में नहीं पाया जाता। संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, फैटी टिश्यू पाए जाते हैं, लैटरल, ठीक है, ये भी पाए जाते हैं। तो विभेज्य उत्तक नहीं पाए जाते। कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार है? स्टेम सेल, स्टेम सेल, स्टेम सेल, स्टेम सेल, स्टेम सेल। भ्रूण, फैट, एम्ब्रियोनिक, एम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है। ठीक है, तो कौन सा इसका प्रकार है? एक स्टेम सेल का प्रकार होता है, एक फैट, बाकी तीनों अलग अलग है, जर्म सेल है ये। तो मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसके माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार, किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? तो आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, याद रखना। ठीक है, क्योंकि आरबीसी का काम क्या है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाना। और अगर ऑक्सीजन का यूज कौन करता? माइटोकॉन्ड्रिया। तो आरबीसी अपने आप ही यूज कर लेती सबसे पहले, आगे पहुंचाती नहीं फिर। ठीक है, तो आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो कोशिका इंसुलिन उत्पन्न, आइसोलेट ऑफ लैग्रहन्स की दीपिकाएं। एसएससी सीजीएल 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। HSSB प्राइमरी टीचर में आया हुआ है, देखो हरियाणा का क्वेश्चन आ गया। और एनटीए के क्वेश्चन है ये सारे के सारे, एनटी एजेंसी लेती है, जो जैसे अलग अलग जगह एनटी एजेंसी ने क्वेश्चन है वो कलेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, निम्न में से किस कोशिका निकाय का अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, डीएनए। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कोशिका है
निकाय है जो कोशिका प्रोटीन का संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है, कौन सा है? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए बी हो जाएगा इसका राइबोसोम। DSSB प्राइमरी टीचर 2018 में आया हुआ। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ग्लूकोज का पाइरूवेट खंडन कहाँ होता है? पाइरूवेट का खंडन किस में होता है? गोल्जिकाय में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। ग्लूकोज का पाइरूवेट में, अच्छा ग्लूकोज का पाइरूवेट में कोशिका द्रव्य में हो जाता है आपका, ठीक है ना, साइटोप्लाज्मा में हो जाता है। किस में हो जाता है? साइटोप्लाज्मा। ग्लूकोज पाइरूवेट में बदल जाता है और पाइरूवेट आगे ऑक्सीजन के साथ मिलकर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या करता है? ऊर्जा देने का काम करता है। तो कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। किसके कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाएं से बनती है? ओमनी सेलुला ई सेलुला वाला कंसेप्ट बताया। किसने बताया था? कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया, ठीक है। तो ये था आपका, क्या यार तुम मज़ा नहीं लेने देते कभी कभी मेरे को। रुडोल्फ विर्चो, विर्चो भी कहते हैं, विरसा भी लिख रखा है यार, विर्चो, ठीक है ना। तो रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया था? कोशिका विभाजन के बारे में बताया था। उससे पहले उन्होंने कोशिका के सिद्धांत के बारे में बताया था। यानी जो मॉडर्न सेल थ्योरी है ना, वो किसको जाती है? मॉडर्न थ्योरी का शो रुडोल्फ विर्चो को जाता है। इन्होंने ओमनी सेलुला ई सेलुला एक शब्द लिखा था, जिसका मतलब होता है कोशिका जो प्री एग्जिस्टिंग सेल जो होते हैं उनसे ही बनती है, ठीक है ना। यानी डॉटर सेल किससे बनते हैं? मदर सेल से बनते हैं, ठीक है। और वो डॉटर फिर आगे मदर बन जाते हैं और मदर फिर आगे डॉटर, इस प्रकार से सेल बनते हैं। कोशिका का विभाजन जब होता है तो कोशिका से ही कोशिका बनती है, ये बात बताई थी इसने, ठीक है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आधुनिक कोशिका सिद्धांत तो दिया तो रुडोल्फ विर्चो ने दिया। तो यही बात पूछ रहा, किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया? तो आगे बढ़ाया यानी रुडोल्फ विर्चो ने। एक कोशिकीय जीव में प्रजनन कैसे होता है? कोशिका विभाजन से होता है। किससे होता है? कोशिका विभाजन से। पहला आंसर हो जाएगा सेल डिवीजन से। एक कोशिका, उसमें और क्या होगा? जनन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ी होगा, तो उसके अंदर जनन क्या हो जाएगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, यानी टूट जाएगी एमाइटोसिस प्रक्रिया होकर उसमें असूत्री विभाजन होगा और नए जीव की उत्पत्ति हो जाएगी। कोशिका भित्ति नहीं होती। किस में कोशिका भित्ति? यूग्लिना में होती है, गोन्यूलैक्स, माइकोप्लाज्मा, पैरामीशियम। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा एक ऐसा जीव है, पैरामीशियम में होती है जी, यूग्लिना में होती है जी, गोन्यूलैक्स में होती है जी, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति ग्रह यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है? शक्ति ग्रह, ऊर्जा ग्रह, बिजली ग्रह किसको कहा जाता है? सूत्र कणिका, जिसका नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाता है आपका सूत्र कणिका, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक यूकेरियोटिक कोशिका नहीं है? कवक में यूकेरियोटिक, पौधों में यूकेरियोटिक, ठीक है। जीवाणु के अंदर कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, तो जीवाणु में, ठीक है। मोनेरा किंगडम के अंदर आते हैं जीवाणु, और मोनेरा किंगडम पूरा प्रोकैरियोटिक सेल से बना होता है, ठीक है ना। उसके अंदर जो जो आते हैं वो सारे प्रोकैरियोटिक। तो जीवाणु, बैक्टीरिया जो है वो किससे बने होते हैं? प्रोकैरियोटिक से, बाकी सभी यूकेरियोटिक सेल है। निम्न में कौन सा एक दृढ़ निर्जीवी रूप से प्रारंभ तथा मुख्य रूप से सेलुलोज से बना होता है? तो क्या बना होता है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। बता दिए क्वेश्चन, अब तो स्पीड खींचनी है अपने को। जब किसी व्यक्ति को संक्रमित ज्वर हो जाता है तब कौन सी रक्त कोशिकाएं सर्वाधिक सक्रिय होती है? तो सबसे ज़्यादा संक्रमित द्रव होने पर क्या होता है? सबको पता है ना, WBC होती है यार, वाइट ब्लड कॉर्पुस्कल्स जो होते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, वो होती है, वो एंटीबॉडी का निर्माण करती है और हमें रोगों से लड़ने में मदद करती है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है, इम्यूनिटी पावर को। रक्त का कौन सा अवयव ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो रक्त के अंदर जो RBC है वो क्या करती है? ऑक्सीजन का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है।
तो वो आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्पुस्कल्स है, लाल रक्त कणिकाएं हैं जिसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करने में सहायक है। मानव देह में यानी मानव शरीर में वह कोशिका जो अमीबा के आकार की होती है तो वो होती है आपकी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी अमीबा के आकार की होती है, एम्बोइड शेप बोलते हैं उसको, ठीक है। इसका कोई आकार नहीं होता अमीबा की तरह, इसलिए इसको श्वेत रक्त कणिका डब्ल्यूबीसी, ये ऑप्शन हो जाएगा। तंत्रिका कोशिकाएं निम्न की कोशिकाएं होती है। तंत्रिका नर्वस सेल जो है, कौन सा सेल होता है, तो तंत्रिका का सेल होता है वो। न्यूरॉन कहाँ का सेल है, नर्वस सिस्टम का। कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है, भ्रूण फैट। कौन सा प्रकार नहीं है, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन तो यार। सबसे लंबी कोशिका होती है, कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका, कंकाल कोशिका। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। एनटीए से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं और बाकी सारे क्वेश्चन हमने किए हैं जितने भी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और भगवान आपका भला करे, जल्दी से जल्दी आपको नौकरी दे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।